विद्यार्थियों, आज अपन इसका लास्ट लेसन ले रहे हैं डेप्रिसिएशन का, मूल्यह्रास का। छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं। अब इसमें मूल्यह्रास क्या है, मूल्यह्रास के कारण क्या है, मूल्यह्रास की क्या आवश्यकता है, मूल्यह्रास की लेखांकन विधियाँ कौन सी होती हैं, मूल्यह्रास की विधियाँ कौन सी हैं, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 15-20 सवाल ले रहे हैं अपन। एक एक क्वेश्चन को आप देखें। जो पहला जो क्वेश्चन आपको दिया है वो आपका है मूल्यह्रास किसे कहते हैं, डेप्रिसिएशन। स्थायी मूर्त संपत्तियों के निरंतर उपयोग या प्रयोग एवं समय व्यतीत होने के कारण उनके मूल्य में होने वाली कमी, उनके मूल्य में होने वाली कमी मूल्यह्रास कहलाती है, मूल्यह्रास कहलाता है। स्पष्ट है। डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, गिरावट, जो स्थायी संपत्तियां हैं जो ह्रास होगी और उनका जो अपने उपयोग करेंगे, निरंतर उपयोग के कारण उनके मूल्य में जो कमी होती है वो कहलाता है डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन को देखना, ये पहला पत्र है। अप्रचलन ऑब्सोलेंस बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसका अर्थ होता है जो विद्यमान संपत्ति है उनका नवीन तकनीकी परिवर्तन, नवीन आविष्कार, उत्पाद विधियों में सुधार के कारण विद्यमान मशीन चलन से बाहर हो जाती है और इसके कारण यकायक उनके मूल्य में कमी आ जाती है, उसको बोलते हैं अप्रचलन। विद्यमान ह्रास योग्य संपत्तियों, विद्यमान ह्रास योग्य संपत्तियों के मूल्य में यकायक, विद्यमान ह्रास योग्य संपत्तियों के मूल्य में यकायक कमी आना, नवीन आविष्कारों, नई तकनीकी परिवर्तन, उत्पाद विधियों में सुधार के कारण विद्यमान ह्रास योग्य संपत्तियों के मूल्य में एकाएक कमी आना क्या कारण है, नवीन आविष्कारों, नवीन तकनीकी परिवर्तन, उत्पाद विधि में सुधार के कारण अप्रचलन कहलाता है, अप्रचलन कहलाता है। इसके आशय है जो विद्यमान जो मशीनरी है या जो एसेट है जो डेप्रिसिएशन योग्य है, उनके उपयोग के परिणाम स्वरूप उनका मूल्य एकाएक कम हो जाता है। इसका कारण आपको समझाया मैंने। नई जो आविष्कार हुए हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है और इसके साथ में उत्पादन विधि में काफी सुधार हो गया है, तो वर्तमान जो मशीन है वो चलन से बाहर हो जाती है और उसका मूल्य बहुत कम हो जाता है, उसको बोलते हैं अप्रचलन। मूल्यह्रास की तो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, क्या इसकी विशेषताएं हैं। नंबर 1, मूल्यह्रास का संबंध स्थायी मूर्त ह्रास योग्य संपत्तियों से होता है, संपत्तियों से है। जो डेप्रिसिएशन है उसका जो रिलेशन है, संबंध है, वो स्थायी जो टेंजिबल एसेट है, ह्रास योग्य संपत्तियां हैं उनसे होता है। नंबर 2, मूल्यह्रास स्थायी संपत्तियों के पुस्तक मूल्य बुक वैल्यू, मूल्यह्रास स्थायी संपत्तियों के पुस्तक मूल्य पर
लगाया जाता है, लगाया जाता है। तीसरा एक और देते हैं अच्छा काम, मूल्यह्रास, मूल्यह्रास गैर रोकड़ी व्यय की मद है, इसको बोलते हैं नॉन कैश आइटम। बड़ी क्लासेस आएगी, बड़ी क्लासेस में क्या आएगा, कैश फ्लो। उसके अंदर आपका जो डेप्रिसिएशन है वो नॉन कैश आइटम है और इसका रोकड़, इससे रोकड़ का फ्लो नहीं होता है। नंबर 4 क्वेश्चन है, ये आपका थर्ड ऑप्शन था। चौथा क्वेश्चन, मूल्यह्रास के 2 कारण बताइए। बहुत सारे कारण हैं। नंबर 1, संपत्ति का निरंतर उपयोग या प्रयोग। नंबर 2, समय व्यतीत होना, समय व्यतीत होने के कारण। नंबर 3, अपचलन, ऑप्शनल्स, अपचलन के कारण। ये मूल्यह्रास के कुछ कारण आपको ना है। नंबर 5, मूल्यह्रास लगाने की क्या आवश्यकता है। आप जानते हैं डेप्रिसिएशन एक ऐसा चार्ज है जो लाभानी खाते से चार्ज किया जाता है और इसका जो लगाने की जो मूल आवश्यकता है, सही लाभानी ज्ञात करना है, व्यापार की सही आर्थिक स्थिति ज्ञात करना है और जो उत्पादन लागत का सही निर्धारण करना है। साथ ही साथ भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की प्रावधानों को पालना करना है। ये कुछ इसके आवश्यकता के कारण, आवश्यकता की बिंदु है। नंबर 1, व्यापार का सही लाभ हानि का निर्धारण। यदि मूल्यह्रास का ध्यान नहीं देंगे तो सही जो लाभानी है पता नहीं लगेगा, सही लाभानी ज्ञात नहीं हो पाएगा। व्यापार का सही लाभानी का निर्धारण करना। नंबर 2, व्यापार की सही आर्थिक स्थिति ज्ञात करना, सही आर्थिक स्थिति का पता लगाना और भी कई कारण हैं। आय विवरण की व्यवस्था को मानना, इसके साथ में जो उत्पादन लागत है वो सही ज्ञात करना। अगला क्वेश्चन, मूल्यह्रास की राशि को निर्धारित करने वाले तत्व या कारक फैक्टर कौन से हैं। इसमें 3 मुख्य कारक है। नंबर 1, स्थायी संपत्ति का लागत मूल्य, नंबर 2, संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य, इसका वैल्यू, यानी एक संपत्ति का प्रयोग कंप्लीट होने के बाद उसकी जीवनकाल की समाप्ति पर इसको बिक्री किया जाए, उसमें जो मूल्य मिल सकता है उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, अवशिष्ट मूल्य। नंबर 3, संपत्ति का अनुमानित जीवनकाल, एसेट का एस्टिमेटेड जो लाइफ ऑफ पीरियड है उसकी जानकारी होने से आप एक मूल्यह्रास है वो निकाल पाएंगे। 3 मुख्य घटक है। और भी कारक है आपका पूंजीगत वे भी होते हैं बाद में, लेकिन मेन 3 है। फर्स्ट आपका जो एसेट परचेज की उसकी कॉस्ट है। नंबर 2 उसका स्क्रैप वैल्यू है। नंबर 3 उसकी जो लाइफ का जो पीरियड है अवधि है, कितने वर्षों तक मशीन चलेगी। इन 3 कारकों से डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन है। भूमि एक स्थायी संपत्ति है, लैंड, किंतु इस पर मूल्यह्रास क्यों नहीं लगाया जाता है। बार बार आपको कह रहा हूं मैं, मूर्त स्थायी संपत्ति में डेप्रिसिएशन होता है। ये भूमि आपकी मूर्त स्थायी संपत्ति है, फिर भी डेप्रिसिएशन होता है। इसका अपवाद है, वो है भूमि का असीमित जीवनकाल के कारण मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता है।
बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि डेप्रिसिएशन भूमि पर क्यों नहीं होता है। स्पष्ट है, इसका जो लाइफ पीरियड है वो अनलिमिटेड है, इसलिए इसका डेप्रिसिएशन नहीं होता है। क्वेश्चन ह्रास योग्य मूर्त स्थायी संपत्तियों के किन्हीं तीनों के नाम बताइए। इसे कौन सी एसेट है मूर्त संपत्तियां स्थायी जिन पर डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं। नंबर 1 प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। नंबर 2 फर्नीचर, फर्नीचर। नंबर 3 लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग। एक साथ लैंड जुड़ा हुआ तो उसमें भी होगा लैंड एंड बिल्डिंग, लेकिन भूमि पर नहीं होता है, हमेशा भवन पे होता है, लेकिन कई बार आपको देंगे लैंड बिल्डिंग, उसको डिक्शन का कहेंगे, उसका आश्चर्य बिल्डिंग से, भूमि भवन से है, न कि भूमि से। मूल्यह्रास लेखांकन विधियों के नाम बताइए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। एक तो मूल्यह्रास की विधियां, अगला क्वेश्चन देखिए, ये मूल्यह्रास की लेखांकन विधियां, दो मेथड होते हैं इसकी। नंबर 1 मूल्यह्रास, पहली विधि, मूल्यह्रास को स्थायी संपत्ति से वसूल करना, मूल्यह्रास को स्थायी संपत्ति से वसूल करना एक पहला मेथड है। जो डेप्रिसिएशन है वो स्थायी संपत्ति से चार्ज होगा। नंबर 2 ह्रास का आयोजन करना, ह्रास का आयोजन करना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलकर लेखांकन करना, ये दो मेथड है। अगला क्वेश्चन है मूल्यह्रास की प्रमुख विधियों के नाम, बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन आपके दो क्वेश्चन है। नंबर 1 स्थायी किस्त विधि, ऐसा हम बोलते हैं स्थायी किस्त विधि। नंबर 2 कर्मागत, कर्मागत ह्रास विधि, कर्मागत ह्रास विधि, अभिलिखित मूल्य विधि आप कह सकते हैं, रिटन डाउन मेथड, तो ये आपका ऐसा है। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन है किस विधि द्वारा, मोस्ट क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा ह्रास लगाने से संपत्ति का मूल्य कभी भी शून्य नहीं होता है। वह कर्मागत, कर्मागत मूल्यह्रास, कर्मागत मूल्यह्रास विधि। याद रखें जो कर्मागत मूल्यह्रास विधि है ये बहुत महत्वपूर्ण है, आयकर विधान में इसको मान्यता प्राप्त है। और कर्मागत विधि, मूल्यह्रास विधि द्वारा लगाया गया डेप्रिसिएशन है उस संपत्ति का कभी भी मूल्य शून्य नहीं होगा। लेकिन स्थायी किस्त विधि के अंतर्गत जो अवशिष्ट मूल्य है यदि उसका ज्ञात नहीं है तो उसका अवश्य मूल्य शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस विधि से मूल्यह्रास की राशि की गणना संपत्ति के अपलिखित मूल्य पर की जाती है। इसका उत्तर होगा कर्मागत, कर्मागत मूल्यह्रास, कर्मागत मूल्यह्रास विधि। शुरू के वर्षों में अधिक तथा उत्तरोत्तर ह्रास की राशि में कमी किस विधि में आती है। प्रारंभिक वर्षों के अंदर मूल्यह्रास अधिक होता है और जो जो वर्ष पुरानी होगी मूल्यह्रास घटता हो जाएगा, इस विधि का नाम है कर्मागत, कर्मागत मूल्यह्रास विधि। इसका आंसर है क्वेश्चन 14, स्थायी संपत्ति के विक्रय करने पर होने वाले लाभ की पुष्टि कीजिए। लाभ होने पर संपत्ति मूल्य बढ़ेगा, एसेट्स अकाउंट या टू P&L, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब भी लाभ होगा एसेट्स अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस। स्थायी किस पद्धति से ह्रास की गणना कर सकते बताइए। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष मूल्यह्रास बराबर संपत्ति का लागत मूल्य माइनस संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य, इसके लिए संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य बटे संपत्ति का
अनुमानित जीवन काल, ये इसका सूत्र है, इस तरीके का है। और इसका एक क्वेश्चन लक्ष्य दिया था आपने कि मूल्यह्रास को प्रभावित करने वाले तत्व कारक कौन से? 3 है। तो संपत्ति का लागत मूल्य है, उसमें एक उसकी उम्र या उसका लाइफ पूर्ण होने के बाद जो इसका वैल्यू मिलेगा उसको घटाएंगे और संपत्ति का अनुमान जीवन काल का भाग देंगे। क्वेश्चन 16, गौरव ने 1 अप्रैल 2020 को 5,50,000 रुपये में मशीन क्रय की। इसकी स्थापना पर 50,000 रुपये मिल गए। इस मशीन का अवशिष्ट मूल्य 1 लाख रुपये, जीवन काल इसका 10 वर्ष है। प्रति वर्ष मूल्यह्रास की राशि याद कीजिए। अभी जो सूत्र लिखा है उसको अप्लाई करना है। प्रतिवर्ष मूल्यह्रास, प्रतिवर्ष मूल्यह्रास की राशि यहां देखना। फर्स्ट इसका जो कॉस्ट है, इसका फॉर्मूला ये लिखा वही है, समझते लागत में 550 प्लस इसकी स्थापना में जो है 50,000 है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 50,000 कॉस्ट में, इन कॉस्ट इसकी है माइनस जो इसका स्क्रैप वैल्यू है तो आपको 1 लाख रुपये दे रखा है। 10 वर्ष बाद इसको यदि बेचेंगे तो 1 लाख रुपये इसका स्क्रैप वैल्यू मिलेगा, 1 लाख रुपया घटेगा। 1 लाख रुपये बटे, अब इसका जो लाइफ एस्टिमेट लाइफ पीरियड है 10 ईयर है, 10 वर्ष इसकी उम्र है, बटे 10 बराबर 550 100 50 6 लाख, 6 लाख में 1 लाख घटाइए 5 लाख, 5 लाख बटे 10 वर्ष बराबर 50,000 रुपये प्रति वर्ष। ये 50,000 रुपये है प्रति वर्ष होगा डेप्रिसिएशन की राशि। क्वेश्चन 17, प्रश्न संख्या 16 से प्रतिवर्ष मूल्यह्रास की दर ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन आपको दिया है 16, इसका जो डेप्रिसिएशन आया 50,000 आया। अब इसकी डेट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछा है, इसका सूत्र देखना। मूल्यह्रास की दर, मूल्यह्रास की दर बराबर संपत्ति का वार्षिक मूल्यह्रास, वार्षिक मूल्यह्रास बटे संपत्ति का लागत मूल्य, संपत्ति का लागत मूल्य और इनटू 100। अब यहां देखना इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन 16 का जो डेप्रिसिएशन है 50,000 है, ये रुपीज 50,000 अपॉन रुपीज इसकी कॉस्ट 6 लाख, यहाँ इसके वैल्यू का कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, इनटू 100। ये जो आएगा आपको वो कराएगी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम, प्रतिवर्ष मूल्यह्रास की दर आएगी। यह देना 50,000 बटे 6 लाख इंटू 100, 8.33% इसकी रेट आएगी 8.33% पर एनम प्रतिवार्षिक दर। अगला जो क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2017 को मशीन क्रय की जिस पर क्रमागत मूल्यह्रास विधि से 10% वार्षिक दर से मूल्यह्रास लगाया गया। तीसरे वर्ष के अंत में अर्थात 31/2020 को उसका अभिलिखित मूल्य 2,51,600 रुपये है। बताइए 1 अप्रैल 17 को उसका लागत मूल्य क्या होगा? जो मशीन 1 अप्रैल 17 को परचेज की है उसका कॉस्ट प्राइस पूछा है। इसका एक क्वेश्चन मैंने कर भी लिया था। अब इसमें आपको शुरू से देखना, माना कि 1 अप्रैल 17 को मशीन का लागत मूल्य बराबर 100 रुपये लेस 10% पर एनम डेप्रिसिएशन यहां 10 रुपये, 100 का 10 10 रुपये, 90 रुपये। ये कराएगा आपका बुक वैल्यू 31 मार्च 18 लेस 10% पर एनम डेप्रिसिएशन
₹9, 90 का 10 ₹9, रुपये 81, 81, इसको कहेंगे बुक वैल्यू। बुक वैल्यू या रिटर्न वैल्यू कह सकते हैं। 31 मार्च 19। फिर ये लेस डेप्रिसिएशन 10% पर एनम 31 मार्च 2020 ₹8.10। 81 का 10% घटाइए 0.9 और 10 पे आके 2 7 बोथ पर 9। ये जो कहलाएगा रिटर्न ऑन वैल्यू या बुक वैल्यू। बुक वैल्यू एट 31 मार्च 2020 या 1 अप्रैल 2020 कह सकते हैं। अब इसको देखना 1 अप्रैल 2017 को मशीन का लागत मूल्य। मशीन का लागत मूल्य। अब ये जो आपको अभिलिखित मैंने आपको दिया है 2,51,600 रुपये रुपीज 2,51,600 रुपये बटे इसका वैल्यू 2.9 के बराबर बटे 2.9 इंटू मूल लागत आप जानते हैं 1 अप्रैल 2017 को 100 रुपये था इंटू 100। इसको काटिए, ये आएगा रुपये 4 लाख रुपये। ये 4 लाख रुपये इसका लागत मूल्य आएगा। अब इसी से संबंधित क्वेश्चन वापस लिया मैंने। क्वेश्चन 19 उपयुक्त प्रश्न 18 में कहा गया है कि मूल्यह्रास स्थायी किस पद्धति से लगाया जाता है, वही डायरेक्ट 10%। तीसरे वर्ष के अंत में इसका जो बुक वैल्यू है वो 2,80,000 है। 1 अप्रैल 17 को इसका क्रय मूल्य लागत मूल्य क्या था। सही क्वेश्चन है, ये था क्रमागति से और ये अपन लिया है स्थायी किस पद्धति से। तो वही इसमें आप देखिए सीधा से मैं बदल रहा हूँ, ये आपका सेम तरीका चलेगा लेकिन ये क्रमागत विधि है। यहाँ आपका स्थायी विधि के अंदर है 1 अप्रैल 2017 को लागत मूल्य या मान के लागत मूल्य 100 रुपये। अब 3 साल का डेप्रिसिएशन आप जानते हैं स्थायी की स्थिति में मूल्यह्रास नहीं होगा 10% है तो 10 रुपये फिर 10 3 वर्षों का 30 रुपये हो जाएगा लेस डेप्रिसिएशन फॉर 3 ईयर। अब 100 का 10 रुपये अगले साल 10 होगा, अगले साल 10 होगा। कहने का अर्थ स्थायी विधि के अंदर मूल्यह्रास वही रहेगा। तो 30 रुपये में घटा दे 3 वर्षों का 30 रुपये रहेंगे 70। ये 70 कहलाएगा आपका बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू आफ्टर 3 ईयर या 31 मार्च 2020 का है। अब यह देखना 1 अप्रैल 17 को मशीन का लागत मूल्य, मशीन की लागत यहां देखना इसकी जो आपको दिया है पहले 2,80,000 रुपये 2,80,000 बटे यहां देखो 70 के बराबर है 70 इंटू 100 728 यह आएगा 4 लाख रुपये। 4 लाख रुपये सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ आपकी क्रमागत विधि है और यह आपकी स्थायी विधि है। स्थायी विधि के अंदर मैंने सीधा से घटाया है 100 में 10 घटाया 90, 90 में 10 घटाया 80, 10 घटाया 70। इस तरीके 70 रुपीज आफ्टर 3 ईयर है इसका बुक वैल्यू होगा और 3 वर्ष पूर्व इसकी जो कॉस्ट आएगी 70 का भाग दिया 2,80,000 में 200 का 4 लाख रुपये। ये आपका रेशनल कंप्लीट होने जा रहा है। एक क्वेश्चन और आपका है वो है स्थायी किस पद्धति और क्रमागत मूल्यह्रास विधि में क्या अंतर है। इस अंतर को मैंने आपको नोट बनाए हैं उसमें आपको दे रखा है, उसको अच्छे से आप याद रखें। और नेक्स्ट है अपन अगले वीडियो के अंदर नया लेसन लेंगे फाइनल अकाउंट अंतिम खाते। धन्यवाद।